हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यहीं पर छोड़ा था अकाउंटिंग प्रोसेस। तो हम हाँ आगे का करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला हमारा आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ऑब्वियसली सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो सकती हैं जो कि मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। फिर उनको आइडेंटिफाई करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग मैंने आपको बोला था जर्नल, क्लासिफाइंग लेजर, समरी प्रिपेयर करना, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, यही पूरी सारी इन्होंने बना रखी है? क्या करें बेटा। अब चलो ब्रांचेस। ब्रांचेस भी वैसे इंपॉर्टेंट है, कई बार टीचर्स दे देती हैं। अच्छा देखते हैं, वो प्रोसेस है बेटा पूरी। आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्डिंग में क्या क्या आता है वो बता दिया इन्होंने यहाँ पर कि जर्नल, ये आगे चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हैं सारे। ठीक है, लेजर कर दिया। लेजर के बाद फिर समरी में वही आ गया, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है सिद्धू जी। अच्छा ये देखते हैं अभी क्या होता है। हाँ ठीक ठीक है, ओके ओके। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग देखो, ब्रांचेस में एक ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नहीं, क्या ये प्रोसेस बताओ, नहीं पढ़ाई मैम ने? अरे नहीं नहीं बेटा, ये जिसके आगे स्टार लगा हुआ है, जिसके आगे स्टार लगा हुआ है वो नॉट इन सिलेबस। आगे जाके कुछ चीजों पर स्टार लगाओ। ये देखो, ये तो पूरे सीआईडी बेटी। अरे एक बात बता, टीचर ने अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं कराया? सुन लो ध्यान से। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं, बस इसकी हेडिंग करनी है, बस 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 सुनो सब। ठीक है, डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन अगेन बैलेंस शीट। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक सेपरेट टाइप की अकाउंटिंग है जिसमें कि हम हर लेवल पर कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये आप कॉलेज में जाकर कॉस्ट अकाउंटिंग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे। ओके, डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग द रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब आपको कॉस्ट डिटरमाइन भी करनी है, रिड्यूस भी करनी है, कंट्रोल भी करनी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजर्स ना अपने लेवल पर एक डिफरेंट टाइप की अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए एक अलग टाइप की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। ठीक है, डील्स विद प्रोवाइडिंग डिजायर्ड एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिस्चार्जिंग देयर फंक्शंस, और उनके फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट को क्यों टाइम टू टाइम डिसीजंस लेने हैं, बजटिंग करनी है, कंट्रोल्स एक्सरसाइज करने हैं, कॉस्ट कंट्रोल करना है। अब चलो वहीं से कर लेना इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इनको फिर से यहाँ पर अगेन लिखा गया है, उसको वहीं से कर लेना। अब रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये जो डिफरेंस है ना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक कीपिंग तक का काम तो ना तुम 11th करते तुम भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कहाँ तक कहानी होती है, इसमें आपका जो पूरा प्रोसेस है ना, स्टेप्स हैं, इसमें क्या है, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर से मेजर करना इनको मनी टर्म्स में। हाँ, जर्नलिज्म, जर्नल एंट्री बेटा, measuring them in money terms, recording them and classifying them। ठीक है, मतलब लेजर तक का काम को हम बुक कीपिंग बोलते हैं बच्चों। और अकाउंटिंग हमारी ऑब्वियसली बुक कीपिंग पर डिपेंडेंट है। बुक कीपिंग हो जाएगी, लेजर तक का काम हो जाएगा, तभी तो आगे जाकर आप समराइज करोगे। ठीक है, इट इज इन एडिशन टू बुक कीपिंग। समरी प्रिपेयर करना, जो भी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस है उनकी इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना रिजल्ट्स टू द यूजर्स। ठीक है, तो मतलब लेजर तक का काम इज बुक कीपिंग। इसके बाद स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है, ये अकाउंटिंग का बेस है। ऑब्वियसली आपका जर्नल नहीं प्रिपेयर हुआ, लेजर नहीं प्रिपेयर हुआ, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ सकते हो ना। इट इज सेकेंडरी स्टेज, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। एक्चुअली अकाउंटिंग का पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, जहां पर बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का, टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इधर ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, टू असर्टेन द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन अगेन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बैलेंस शीट।
ठीक है। एंड कम्युनिकेट करना इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। चलो पार्टीज पर आ जाते हैं अभी हम। दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, वेरी इजी। लेजर तक का काम तो जर्नल तुम कर चुके हो और उसके बाद लेजर ही तो बनाना है। दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर, क्योंकि आप फाइनली जब समराइज करोगे ना और एनालाइज करोगे, इंटरप्रिटेशन प्रिपेयर करोगे, तो उस केस में हमें थोड़ा टेक्निकल स्किल्स चाहिए होंगे, प्रॉपर सीए चाहिए होंगे। ठीक है। इसके बाद परफॉर्मेंस, ये रूटीन वर्क है तो कोई ऐसे हमें ट्रेन्ड स्टाफ, नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए हमें। ठीक है। बट इट इज परफॉर्म्ड बाय अ ट्रेन्ड स्टाफ। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर, इसलिए इसमें कहीं कुछ स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस एक नॉर्मल 11th-12th का बच्चा नहीं कर सकता, उसके लिए प्रॉपर आपको स्किल्स चाहिए होंगे। अब देखो, अकाउंटेंसी तो आपने पढ़ लिया, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस देखो। अकाउंटेंसी आपका जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी। इट इज अ नॉलेज वेयर अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस। मतलब होता है ना कि एक, देखो इस बात से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इट मे बी सेड दैट द अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कैसे आपको बुक्स मेंटेन करनी है, जर्नल के लिए डेबिट क्रेडिट क्या है। एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में जो मेथड्स बताए गए उनको फाइनली अप्लाई करना इज बेसिकली अकाउंटिंग। ठीक है। इसके बाद डिफरेंस तीनों का दे दिया। वैसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंसी में क्या आ जाएगा, इसमें सारी थेरीज हैं, प्रिंसिपल्स है, क्योंकि ये तो हमें मेथड्स बता रहे हैं ना अकाउंटेंसी, तो इसके अंदर सारी थेरीज, सारे प्रिंसिपल, सिस्टम्स, ये सब कुछ आ जाता है कि कैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड करना है। इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस विच इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। ठीक है। अकाउंटेंसी में, क्योंकि अकाउंटेंसी इज अ मेथड, इट इंक्लूड्स बोथ अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। इट इन्वॉल्व्स टीचिंग मेथडोलॉजी। एक्चुअली पढ़ाते टाइम यही बताया जाता है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, और ये सब। ठीक है। बोर हो रहे हो इसकी थ्योरी से। ठीक है। इसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली करना है। टाइप्स में एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनती है बच्चों प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड। प्रॉफिट और लॉस की बात अगर हम करें तो इनकम स्टेटमेंट है, ये क्या बताती है कि प्रॉफिट कितना अर्न हुआ और कितना लॉस इनकर हुआ। अ फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय विच ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस आते हैं बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस डिटरमाइन होता है। ठीक है। इसमें बहुत सारी एंट्रीज करनी है। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब होते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि कंपनी क्या करती है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जगह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। और एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में दे देते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपको पता है आपका स्कूल भी एनपीओज में आता है? आता है, एक्चुअली एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज। वो तो वो बात अलग है ना कि प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वो अपनी, आप कभी भी प्राइवेट स्कूल्स के रिगार्डिंग जो आपसे कभी कोई डोनेशन मांगी जाती है, आप उसकी स्लिप मांग के देख लो, आपको रिकॉर्ड स्लिप ही नहीं देंगे। मांगो स्लिप, मिलेगी ही नहीं। हाँ, केस हो जाएगा उनके अगेंस्ट। नहीं, मतलब आपके स्कूल में अगर कोई बच्चा डोनेशन देकर एडमिशन लेता है, वो डोनेशन की पर्ची नहीं मिलेगी आपको। हाँ, ठीक है ना। तो हाँ, कमाते हैं जरूर पर शो नहीं करते बेटा। टीचर्स की सैलरीज आपको पता है, कहने करने की बात है। कुछ स्कूल्स हैं जो पुरानी टीचर्स को पूरा गवर्नमेंट का स्केल पे करते हैं। कुछ स्कूल, जेन्युइनली बता रही हूँ मैं आपको, जैसे बंधुआ मजदूर नहीं होते, हाइड कर लेते हैं सैलरी, साइन ऐसे हाथ रख लेते हैं सैलरी के ऊपर, एक्चुअल सैलरी के ऊपर, और उस सिग्नेचर ले लिया जाता है। और बेचारी टीचर्स, उनके पास नहीं है, मतलब जॉब्स नहीं है, तो वो सोचते हैं क्या नहीं है, जॉब्स नहीं है, ऑब्वियसली वो जॉब्स ना होने के चक्कर में, चल यार 20-25 हजार तो मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट का स्केल उसी सेम लेवल की टीचर का 60,000 का है। पीजीटी टीचर्स को, पीजीटी टीचर्स का स्केल गवर्नमेंट का 85,000 चल रहा है इस टाइम पर मंथ। और जो न्यू आती है ना टीचर्स, उनको स्टार्टिंग में सिर्फ 30 to 35,000 दिया जाता है। आई थिंक आपकी मम्मा भी एग्जाम्पल है इस चीज में।
है ना? नहीं 85,000 है बेटा पीजीटी का स्केल। कोऑर्डिनेटर्स वगैरह का ज्यादा है। बताओ, आपकी मम्मा को पूरी सैलरी नहीं मिलती, उनकी सैलरी छुपा कर सिग्नेचर्स लिए जाते हैं। आपकी मम्मा को मिलती होंगी क्योंकि वो पुरानी होंगी, उनको पूरा स्केल टीजीटी वाला मिलता होगा। बहुत एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत लोग मजबूरी में काम करते हैं, पहले ही बोल दिया जाता है कि गवर्नमेंट का स्केल इतना है, तो ये भी तो एक तरह से 2 नंबर में चल रहे हैं काम। क्या बेटा बोल? आप कह रहे हो कि वो दिखाते नहीं है कि कितना पेमेंट दे रहा है, वो बोल भी सकते हैं कितना दे रहा है। अच्छा ये नहीं बेटा, वो पहले ही उसको इंटरव्यू के टाइम बोल दिया गया था कि आपको एक्चुअल सैलरी आपकी ज्यादा है, पर हम आपको इतना देंगे, आपको एक्सेप्टेबल है तो आप ज्वाइन कर लो, नहीं तो रहने दो। बेटा मजबूरी है ना, कहीं और जॉब ही नहीं मिल रही, कहीं जॉब ही नहीं मिल रही तो बंदे को करनी पड़ती है। इस पे स्टार लगा लेना बेटा। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं नहीं नहीं, स्टार मतलब इम्पोर्टेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है बच्चों। ठीक है, मतलब उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। फाइनेंशियल पोजीशन हो गई आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो आया, कितना इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, ये उसकी इन्फॉर्मेशन है कि आपने कितनी पेमेंट करी लायबिलिटीज की, डिविडेंड की कितनी पेमेंट करी, बिजनेस को एक्सपेंशन में कितना पैसा खर्च करा, ये सब अवेलेबिलिटी ऑफ कैश पर ही डिपेंड करेगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो बच्चों, द फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज ट्रू एंड फेयर. Besides this, qualitative characteristics are attributes that make the accounting information useful to the users. The qualitative characteristics are reliability. Obviously हमारी accounting information पर हम rely कर सकते हैं, although window dressing है, limitation है, still करना तो पड़ेगा ही ना। Accounting information should be reliable, ठीक है, होनी चाहिए। रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मींस इट इज वेरीफाइबल। आप कल को किसी चीज को क्रॉस चेक करना चाहो, वेरिफिकेशन करना चाहो, तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हो कि आप इस सेल परचेज को कच्चे पर्चियों से भी कंपेयर कर पा रहे हो, फाइनल अकाउंट से भी कंपेयर कर पा रहे हो, फ्री फ्रॉम बाइस्ड, किसी की भी पार्शियलिटी नहीं चलनी चाहिए, बाइस्डनेस नहीं होनी चाहिए कि मैनेजर ने अपने फायदे के चक्कर में ये वाला मेथड लगा दिया, लगाना चाहिए था दूसरा। हाँ जी बोलो बेटा। वैसे रिलायबल में भी क्योंकि आपने एक पॉइंट बताया कि वो जो जर्नल एंट्रीज होती है वो पूरी तरह से ट्रू नहीं होती, वो ट्रू होती, मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रू एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हो जाता है, एंड मटेरियल एरर भी हो जाती है कई बारी। ठीक है, रेलेवेंस नहीं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट टू द यूजर। मतलब भाई गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स लायबिलिटी डिसाइड करनी है, तो गवर्नमेंट को अगर उसकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर उसके लिए तो गवर्नमेंट के लिए तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजलेस है ना। क्रेडिटर्स को बिजनेस की जाननी होती है बच्चों, क्रेडिट वर्दीनेस। कोई हमें उधार में माल दे रहा है, वो जानना चाहेगा ना कि भैया इनकी औकात भी है कि मैं इनको उधार में दे रहा हूँ 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का माल, कल को इन्होंने मेरी पेमेंट ना करी तो मार्केट से भी और हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से भी वो कंफर्म कर लेंगे कि इनके पास इतने की एसेट्स है, अगर ये नहीं भी देंगे तो मैं इनकी इस एसेट को बेच के पैसे वसूल कर लूंगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हर एक आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया। 12th में इसको पढ़ोगे डीप में, ये कह रही हूँ। अंडरस्टैंडेबिलिटी, हमारी एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर कि यूजर्स उसको अंडरस्टैंड तो कर पाए। पता नहीं क्या घपला मार दिया, क्या बकबक कर दी, किसी भी यूजर को, ना मैनेजर को समझ आ रहा है, ना ओनर को समझ आ रहा है, ना बैंक वालों को समझ आ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा। कंपेरेबिलिटी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्चुअली हम उसके बेसिस पर कंपेयर कर सकें, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अपने खुद के भी इंटरनल कंपैरिजन कर सकें और इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी कर सकें। ठीक है, इसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो यूजर्स में पहले इंटरनल यूजर्स में ओनर्स,
ओनर्स कौन लोग हैं? ऑब्वियसली वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं बिजनेस में, और सबसे ज्यादा रिस्क ओनर्स उठाते हैं और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी खैर उनको मिलता है रिटर्न में। सारे प्रॉफिट्स पर दे आर द सोल रेसिपिएंट ना। मैनेजमेंट भी इंटरनल मैनेजमेंट में आती है, इंटरनल यूजर्स में आती है। मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम स्ट्रैटेजी डिसीजंस लेने हैं और डे टू डे ऑपरेशंस के रिगार्डिंग भी डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, इसको आगे इलेबोरेट कर लेना फिर तुम लोग अगर इतना बोर हो रहे हो तो। इसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। ठीक है, क्यों? अच्छा हाँ हाँ, जाओ जाओ। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स वो उसकी ट्यूशन है बेटा। नेक्स्ट, ठीक है, दे हु वर्क फॉर एन एंटरप्राइज एंड आर पेड वेजेस, सैलरीज, बोनस, रेम्यूनरेशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे बिजनेस के इंफॉर्मेशन में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि वो लोग हमें लोन देते हैं। आपकी भी है? अच्छा, अभी जनरेट हुई है? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोचा, ठीक है, वो लोग भी तो चाहेंगे ना कि क्या हम इस एंटरप्राइज में, इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। इसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जानना चाहते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट वर्दीनेस बेसिकली। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को क्यों चाहिए हमारी इंफॉर्मेशन? क्योंकि उनको वेरियस स्टैटिस्टिक्स और पॉलिसी डिसीजंस बनाने हैं। पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड होती है हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में? क्या पता? स्टेक होल्डर्स तो फिर ओनर्स में ही आ जाएंगे बेटा। लूपहोल्स निकाल लेंगे पब्लिक? नहीं 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 नहीं। एक्चुअली क्या है, आप देखते हो कई बारी पता लगता है कि जी रिलायंस ने पार्क मेंटेन कराया हुआ है, ठीक है, तो ना जो जो ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह के सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करती हैं, विश्वास होता है ना, जैसे तनिष्क है, टाटा पे विश्वास है सबका, है ना भाई, टाटा की गाड़ी है, बढ़िया ही होगी, ठीक है ना, वो धोखा नहीं कर सकता, होता है ना इस टाइप का विश्वास। तो पब्लिक को एक्चुअली हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ये विश्वास भी तो धीरे धीरे बना होगा। टाटा के भी तो कई रिकॉर्ड्स चेक करे होंगे पब्लिक ने, क्योंकि देखो कंपनीज के केस में तो स्पेशली जॉइंट स्टॉक कंपनीज की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स न्यूज़पेपर्स में और आपको इंटरनेट पर जाकर गूगल करके मिल सकती हैं, हर साल की, क्वार्टरली भी मिल सकती हैं। तो भैया उन्होंने अपने खर्चों में दिखा रखा है कि उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल का एक सिस्टम लगाने के चक्कर में इतना खर्चा कर दिया। तो वो लोग इकोनॉमी को सोच रहे हैं ना, वो लोग सोसाइटी को सोच रहे हैं कि यार लोग इतने परेशान होते हैं, तो क्यों ना हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ खर्चा कर दें। तो पब्लिक इन जनरल ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने देखना है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी में किसी तरीके से अपनी CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही है। होता है ना कई बारी बंदा कहता है नहीं यार टाटा की कंपनी है, बच्चा का ना यहाँ पर नौकरी लग जाए, तो लोग इसलिए भी इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या वो कंपनी अपनी ड्यूटीज निभा रही है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के चक्कर में कि नहीं, ठीक है। रिसर्चर्स, रिसर्चर्स कौन लोग होते हैं? लाइक आप देखते हो CA की आर्टिकलशिप होती है, CS की भी इंटर्नशिप जो होती है उसको आर्टिकलशिप बोलते हैं बेसिकली। तो ये लोग रिसर्चर्स है ना, ये आकर हमारे अकाउंट्स में को देखते हैं, उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों को प्रैक्टिसेस करनी है, उन लोगों को देखना है कि भाई कैसे ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, ठीक है। चलो, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में एक डबल एंट्री सिस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम इज ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉर्ड करता है दोनों एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। एक एस्पेक्ट डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है एग्जाम्पल फीचर्स क्या है, इसमें कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन होता है, टू फोल्ड एस्पेक्ट है हर ट्रांजेक्शन का। इस सिस्टम में एक एस्पेक्ट डेबिट होता है, दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है, ठीक है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है। डुअलिटी इज द बेस ऑफ डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के तो स्पेशली मैंने आपको बोला नेट पर ही मिल जाएंगे बेटा, गूगल पर ही मिल जाते हैं। मैंडेटरी है, मैंडेटरी, आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे अभी।
उनके लिए मैंडेटरी अपनी बुक्स को अपने फाइनल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करना, पब्लिश करना। केस हो जाता है नहीं तो उनके अगेंस्ट। यस यस, यही हम डबल एंट्री बुक कीपिंग ही तो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड, टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। मैंने बोला था ना कि डेबिट एंड क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट। ठीक है, सेम अमाउंट नहीं, इक्वल अमाउंट। कई बार आपकी कंपाउंड एंट्री बन जाती है, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू समीर, तो कैश और बैड डेट्स का जो टोटल अमाउंट है वो समीर के इक्वल होगा ना। स्टेजेस क्या है, फिर से स्टेज वही है, जर्नल क्लासिफाई करना लेजर में, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस करना, क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। फायदे क्या है, प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टम है, क्योंकि आप इसमें ऑब्वियसली जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है उसको ऑब्टेन कर रहे हो और डबल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो। बताती हूँ मैं तेरे को सरदार, तू रुक जा। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, क्योंकि इसमें करेक्ट इनकम और लॉस, एसेट एंड लायबिलिटी सब कुछ हो रहा है। अरिथमेटिकली एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज इंश्योर्ड, क्योंकि देखो डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल है, तो आप मैथमेटिकली भी तो, और लेजर बनाओगे तो वहां पर जाकर और क्लियर हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, फिर इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ मैथमेटिकल एरर करी है, कुछ टोटलिंग एरर करी है, ये सब होता है। ठीक है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना, कंट्रोल के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। कंपैरेटिव स्टडी वही इंटरफर्म कंपैरिजन, इंटरफर्म कंपैरिजन, हेल्थ मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। हाँ, डेबिट और क्रेडिट दोनों, बिल्कुल यस। सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर भी करोगे, चैप्टर नंबर 20। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस, हाँ जी, चैप्टर 20 इज सिंगल एंट्री सिस्टम। हाँ, लास्ट चैप्टर, इन टोटल 20 चैप्टर्स हैं। ठीक है, हाँ, तो फ्रॉड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशन भी मिनिमाइज हो जाते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम लास्ट है, बस ये सुन लो ध्यान से। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑल्सो नोन एज अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स of recording transactions in the books of account may be defined as an incomplete double entry. In this system, all the transactions are not recorded on double entry basis. सिंगल एंट्री सिस्टम में सारी ट्रांजैक्शन डबल एंट्री बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं होती। कुछ ट्रांजैक्शंस में दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं और कुछ में एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है। ठीक, हाँ, नहीं, किसी किसी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग सिर्फ एक ही एस्पेक्ट डेबिट ही होगा रिकॉर्ड, किसी के रिगार्डिंग सिर्फ क्रेडिट होगा, दोनों नहीं होंगे। ठीक है, instead of maintaining all the accounts, only personal accounts and cash book are maintained. ठीक है, चलो कर लेना। ओके बच्चों, एक मिनट, चैप्टर 2, एक मिनट, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।